अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि कांग्रेस के गठन के पहले भारत में कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे, उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय हितों से संबंधित लंदन में कौन से संगठन स्थापित किए गए थे। तो लंदन में स्थापित प्रमुख संगठनों की बात होगी, उनके उद्देश्य और वो कहाँ तक सफल रहे थे उसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले 1839 में 1839 में एक संगठन स्थापित हुआ जिसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहा जाता है। उसी की तर्ज पे भारत में भी 1843 में एक संगठन स्थापित हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन 1839 में हुआ, 1839। इसकी स्थापना में प्रमुख अंग्रेजों का जो गैर सरकारी अंग्रेज थे, उसमें जो प्रमुख थे जॉर्ज थॉमसन थे। थॉमसन, इनकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। क्लार्कसन, ब्राम, ये प्रमुख अंग्रेज थे। इसमें क्लार्कसन, थॉमसन के विषय में हम लोग जानेंगे। ब्राम जो है, इस सोसाइटी की स्थापना के लिए जो सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता ब्राम ने की थी। वो जो सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता ब्राम द्वारा की गई थी। थॉमसन को हम लोग जानते ही हैं, भारत में राजनीतिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। भारत में राजनीतिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। 1843 में ये द्वारकानाथ ठाकुर के साथ भारत आए और इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी और वहाँ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। इसी की तर्ज पे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की तर्ज पे 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। भारत में 1838 में एक संगठन स्थापित हुआ था, लैंड होल्डर सोसाइटी। इस सोसाइटी की स्थापना का स्वागत किया और लैंड होल्डर सोसाइटी ने ब्रिटेन में लंदन में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया, क्रॉफर्ड को। लैंड होल्डर सोसाइटी ने क्रॉफर्ड को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो भारतीय संगठन भी लंदन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी ने किया है। ऐसे ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो कि 1852 में स्थापित हुआ था चार्टर आंदोलन के तहत। इसने भी माल्कन लेविन को लंदन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने माल्कन लेविन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, कहाँ? लंदन में। और लैंड होल्डर सोसाइटी ने क्रॉफर्ड को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, लंदन में। तो इसने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1839 में स्थापित हुई थी, इसने कंपनी सरकार के जो भारत में विभिन्न प्रकार के युद्ध किए जा रहे थे उसकी आलोचना की। उन युद्धों के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी भारतीय राजाओं को पराजित करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला रही थी, तो उसकी उसने आलोचना की। साथ में कंपनी की जो कार्यनीति थी उसकी आलोचना की। कंपनी की जो भारत में नमक और अफीम की जारेदारी थी उसकी आलोचना की। और उसने ये भी आरोप लगाया कि कंपनी भारत में जन कल्याण कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही है। और इस सोसाइटी ने ब्रिटिश जनता से ये अपील की कि आप भारतीय मामलों में दिलचस्पी रखें। ठीक। अब 1839 में संगठन स्थापित हुआ। उसके बाद एक प्रमुख संगठन 1862 में स्थापित हुआ लंदन में ही, लंदन इंडियन कमेटी। 1862 में लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना हुई और माना जाता है कि सीपी मुदालियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। मुदालियर जो है वो लंदन गए थे अजीम शाह को कर्नाटक के नवाब की दावेदारी का समर्थन करने। अजीम शाह को कर्नाटक का नवाब बनाए जाने की सिफारिश करने के लिए इन्हें सीपी मुदालियर को लंदन भेजा गया था। वहाँ इन्होंने लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना 1862 में की और इस कमेटी को इन्होंने जमींदारों और जमींदारों
का प्रवक्ता बनाने का प्रयास किया। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से अखबारों में जो लेख लिखा उसमें ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। 1870 में जब ये भारत आए तो इन्हें नज़रबंद कर दिया गया और ये कमेटी भी समाप्त हो गई। पहले जो हम लोगों ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात की थी उसने 1841 में ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक एक पत्र भी निकाला था। पहला जो संगठन हम लोगों ने 1839 की जो बात की थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसने ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक एक पत्र भी निकाला था। ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक एक पत्र भी निकाला था। तो 1870 में जब सिक्किम मुदालियार भारत आए तो नज़रबंद कर लिए गए और ये कमेटी एक तरह से समाप्त हो गई। 1865 में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ज्ञानेंद्र ठाकुर आदि के नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में हुई। दादा भाई नौरोजी मेहता, फिरोज शाह मेहता, ज्ञानेंद्र ठाकुर आदि के नेतृत्व में इस सोसाइटी के लंदन इंडिया सोसाइटी में जो सामान्य सदस्य हो सकता था वो भारतीय हो सकता था। भारतीय ही इसका सदस्य हो सकता था। ऑनरेरी सदस्य ब्रिटिश हो सकते थे, लेकिन इनका प्रबंधन में कोई योगदान नहीं होगा। प्रबंधन में ब्रिटिश का कोई योगदान नहीं होगा। तो एक तरह से भारतीय को मिला के ये लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी और इस सोसाइटी में भारतीय ही सदस्य होंगे। ऑनरेरी सदस्य ब्रिटिश हो सकते हैं लेकिन प्रबंधन में उनका कोई योगदान नहीं होगा। अब ये करता क्या था? भारत के राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर आपस में ये चर्चा करते थे और साथ में ब्रिटिश जनता को इससे संबंधित तथ्यों से अवगत कराते थे। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक विषयों पर ये चर्चा करते थे और उन समस्याओं से ब्रिटिश जनता को अवगत कराते थे। आगे चलकर एक वर्ष बाद ही दादा भाई नौरोजी के ही नेतृत्व में एक संगठन स्थापित हुआ जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में स्थापित हुआ दादा भाई नौरोजी के ही नेतृत्व में। इसमें कहा गया कि इसमें सभी सदस्य हो सकते हैं, भारतीय और ब्रिटिश सभी इसमें सदस्य हो सकते हैं, किसी पे कोई रोक नहीं थी। सभी सदस्य हो सकते हैं, सभी प्रबंधन में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरह से यह एक मिला जुला संगठन बना। ये जो सोसाइटी थी इसमें सिर्फ भारतीय थे, इसमें सबको शामिल कर लिया गया। ये सोसाइटी भी इसी एसोसिएशन में विलीन हो गई क्योंकि इसके भी प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी हैं, इसके भी प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी हैं, तो ये इसमें विलीन हो गई। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका भी उद्देश्य वही है कि भारतीय जो राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे हैं उन मुद्दों, उन समस्याओं से ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश पार्लियामेंट को अवगत कराया जाए। क्योंकि दादा भाई नौरोजी का यह मानना था कि ब्रिटिश लोग न्यायप्रिय लोग हैं। वो अगर भारत की समस्याओं के विषय में जानेंगे, वो अनजान है, वो जानते नहीं हैं, अगर वो भारत की समस्याओं के विषय में जानेंगे तो उसका निराकरण अवश्य करेंगे। कंपनी यहाँ जो अत्याचार कर रही है उसके विषय में वो अनभिज्ञ है, तो उनको बताना कि हमारे साथ इस तरह का हो रहा है तो वो हमारे पक्ष में खड़े होंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। ये विचार शुरू में दादा भाई नौरोजी का था। इसी के तहत वो ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बताने का प्रयास कर रहे थे जिससे कि भारतीय समस्याओं का हल किया जा सके। ठीक, जब 1873 में दादा भाई नौरोजी बड़ौदा के दीवान बन के आ गए, तब इस एसोसिएशन पर ब्रिटिश लोगों का एक तरह से कब्जा हो गया। हद तो तब हो गई जब 1883 में इन लोगों ने इल्बर्ट बिल का विरोध किया।
इल्बर्ट बिल का इन लोगों ने विरोध किया, तब ये जो है इसके ब्रिटिश लोगों की जो मंशा थी वो उजागर हो गई और भारतीयों का मोह भंग हो गया यहाँ से, इस एसोसिएशन से। ठीक। अब 1872 में एक कमेटी गठित हुई थी जिसमें कि राजा रामपाल सिंह, कालाकांकर के जो राजा थे राजा रामपाल सिंह, उनके नेतृत्व में वो गठित हुआ था इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी 1872 में इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ। इंडिया सोसाइटी और कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह का इसमें प्रमुख योगदान था। और आयरलैंड के जो आंदोलन था उसके जो नेता थे ओडेनल, उनके प्रेरणा स्वरूप इस सोसाइटी ने क्या किया कि 1883 में एक सभा की जिसमें आयरलैंड के प्रमुख नेता भी शामिल हुए और इसी समय नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का गठन हुआ। इसी समय नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का गठन हुआ। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का गठन हुआ और ये कमेटी हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ नेताओं से मिली और भारतीयों के विषय में, भारतीय समस्याओं के विषय में उनसे चर्चा की गई। और राजा रामपाल सिंह ने हिंदुस्तान नामक अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में हिंदुस्तान नामक एक पेपर निकाला। हिंदुस्तान नामक एक पेपर राजा रामपाल सिंह द्वारा लंदन में निकाला गया था और इसमें जो सभा हुई थी उसने नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी बनाई। यह कमेटी कॉमन सभा के ब्रिटिश सांसदों से मिली, कॉमन सभा के सदस्यों से मिली और भारतीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। ठीक। 1883 में इल्बर्ट बिल का समर्थन करने के लिए एक संगठन बना जिसे कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया कमेटी। इल्बर्ट बिल का समर्थन करने के लिए 1883 में ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनी। ये यहाँ पे गैर सरकारी अंग्रेज है और हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो अंग्रेज थे उन लोगों ने इल्बर्ट बिल के विरोध में एक संगठन बनाया था, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। 1843 में वो संगठन भारत में बना था, वो इल्बर्ट बिल का विरोध कर रहा था, ये लोग इल्बर्ट बिल का समर्थन कर रहे थे। 1884 में इसका नाम इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन हो गया। 1884 में ये इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन बन गया। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन बन गया। ठीक। दादा भाई नौरोजी की प्रमुख भूमिका है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि 1855 और 56 के चुनाव में 1885 और 86 के जो चुनाव हुए थे ब्रिटेन में, उसमें लाल मोहन घोष डैफोर्ड से चुनाव लड़े थे। उसी समय दादा भाई नौरोजी भी लड़े थे और कोई जीता नहीं। अंततः 1892 में किंग्सबरी सेंट्रल से दादा भाई नौरोजी विजयी हुए और 1892 से 1895 तक ये ब्रिटिश सांसद रहे। 1892 से 1895 तक दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश संसद के मेंबर रहे। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, गुजराती थे। इन्होंने जो मुंबई में एक नेटिव के लिए स्कूल खोला गया था उसमें इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वो एल्फिंस्टन कॉलेज बाद में चलकर, जो कि 1835 में ही एक तरह से गठित हुआ था, 1856 में उसमें से हाई स्कूल अलग कर दिया गया, वो कॉलेज का रूप धारण कर लिया। तो एल्फिंस्टन कॉलेज में एक गणित के प्रोफेसर भी बने। पहले भारतीय थे जो किसी एल्फिंस्टन दरअसल माउंटेन स्टर्ट एल्फिंस्टन पहले बम्बई के गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पे ये स्कूल
गठित किया गया था 1835 में। तो उसमें पहले ये भारतीय थे जो गणित के प्रोफेसर थे। बाद में ये कामा एंड कंपनी के साझेदार के रूप में लंदन चले गए, लेकिन वो कंपनी अफीम और शराब का व्यापार करती थी, तो नैतिक रूप से ये उसमें काम करने के लिए इनका हृदय गवाही नहीं दे रहा था, तो उन्होंने उससे अलग होकर नौरोजी एंड कंपनी नामक एक दूसरी कंपनी बनाई जो कि कपास का व्यापार करती थी। तो एक दशक तक लगभग ब्रिटेन रहे। 1873 में बड़ौदा के जो मल्हार राय गायकवाड़ थे, उन्होंने इन्हें अपना दीवान बनाने के लिए न्योता भेजा। ये यहाँ आकर दीवान बन गए। लेकिन इसी समय 1875 में मल्हार राव पर एक आरोप लगा कि वो वहाँ के जो रेजिडेंट थे, बड़ौदा के जो रेजिडेंट थे, ब्रिटिश रेजिडेंट, कर्नल फेयर, ये आरोप लगाया ब्रिटिशर्स ने कि कर्नल फेयर को ये भोजन में हीरे का चूर्ण देकर मार देना चाहते थे। इसकी जांच के लिए 6 सदस्यीय कमीशन बना, जिसमें 3 भारतीय थे, 3 ब्रिटिश थे। 3 भारतीय, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 भारतीय जो मेंबर थे उस कमीशन के, उन लोगों ने इन्हें इससे दोष मुक्त माना कि ऐसा गायकवाड़ ने, मल्हार राय गायकवाड़ ने नहीं किया है। लेकिन ब्रिटिशर्स मानते थे कि जो 3 ब्रिटिश सदस्य थे वो मानते थे कि यही दोषी हैं। अंततः इन्हें राजा, हालांकि इन्हें सजा तो नहीं दी गई, लेकिन इन्हें राजा पद से पदच्युत कर दिया गया। तो उसके बाद 1875 में दादा भाई नौरोजी ने भी दीवान पद से इस्तीफा दे दिया और वो ब्रिटेन चले गए। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस जो 1851-52 में बम्बई में जो पारसी धर्म सुधार आंदोलन चला था, उसमें भी उनका प्रमुख योगदान था। बजाय दयान सभा के प्रमुख मेंबर थे। इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार नामक एक पत्र भी निकाला था। कांग्रेस की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान है। 1895, 1886, 1895 और 1906, इन 3 कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता भी दादा भाई ने की थी। गोखले ने कहा कि अगर मनुष्य में कोई देवता है तो वो दादा भाई नौरोजी है। अगर मनुष्य में कोई देवता है तो दादा भाई नौरोजी है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक किताब भी लिखी, जिसमें इनका जो सिद्धांत था धन निकासी का, उस धन निकासी के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने इसी में की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में यह किताब प्रकाशित हुई और इसमें इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत बताया। प्रारंभ का जो राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस का जो प्रारंभिक दौर है, जब भी कोई हम आंदोलन करते हैं तो उसके लिए एक सैद्धांतिक पक्ष हमारा होना चाहिए कि हम क्यों आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे हवा में तो बात करके हम आंदोलन करेंगे नहीं। हमारा एक सैद्धांतिक आधार होना चाहिए, हमारे तर्क होने चाहिए कि ये चीज़ें हैं और इसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे धन को ब्रिटेन ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं। तो उस पूरे प्रणाली को जब तक हम समझाएंगे नहीं, तब तक हम इस आंदोलन का जो हमारा साहित्यिक पक्ष है या आंदोलन का जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसके बिना हम आंदोलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सैद्धांतिक पक्ष को तैयार करने में नौरोजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर नौरोजी की बात हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भी करेंगे। तो लंदन और भारत में जो प्रमुख संगठन स्थापित किए गए थे, उन संगठनों की हम लोगों ने बात आज कर ली। अब हम लोग धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की बात करेंगे, फिर राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ आया जाएगा।